नमस्कार। पन्त पड़ाव में आपका स्वागत है। आज कहानियों का सफ़रनामा में श्री कुदरतुल्लाह शहाब की लिखी कहानी माजी। माजी की पैदाइश का सही हाल मालूम न हो सका। जिस ज़माने में लायलपुर का ज़िला नया नया आबाद हो रहा था, पंजाब के हर कस्बे से गरीब लोग ज़मीन हासिल करने के लिए इस नई कॉलोनी में झुंड के झुंड खींचे चले आ रहे थे। सर्वसाधारण में लायलपुर, झंग, सरगोधा वगैरह को बार का इलाका कहा जाता था। उस ज़माने में माजी की उम्र 10-12 साल थी। इस हिसाब से उनकी पैदाइश पिछली सदी के आखिरी 10-15 सालों में किसी वक्त हुई होगी। माजी का जन्म स्थान मनीला नाम का गांव, तहसील रूपड़, जिला अंबाला है। वालदैन के पास चंद एकड़ आरजी थी। उन दिनों रूपड़ में सतलज नदी में नहर निकाली जा रही थी। नाना जी की आरजी नहर की खुदाई में समा गई। रूपड़ में अंग्रेज़ हाकिम के दफ्तर से ऐसी ज़मीनों के मुआवजे दिए जाते थे। नाना जी 2-3 बार मुआवजे की तलाश में शहर गए, लेकिन सीधे आदमी थे, इतना भी ना मालूम कर सके कि अंग्रेज़ का दफ्तर कहाँ है और मुआवजा वसूल करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए। अंत में सब्र कर कर बैठ गए और नहर की खुदाई में मजदूरी करने लगे। इन्हीं दिनों पता लगा कि बार में कॉलोनी खुल गई है और नए आबादकारों को मुफ्त ज़मीन मिल रही है। नाना जी अपनी बीवी, 2 नन्हे बेटों और एक बेटी का कुनबा लेकर लायलपुर रवाना हो गए। सवारी के लिए पैसा ना था, इसलिए पैदल ही चल खड़े हुए। रास्ते में मेहनत मजदूरी करके पेट पालते। नाना जी जगह जगह कुल्ही का काम कर लेते या किसी टाल पर लकड़ियां चीर देते। नानी और माँ जी किसी का सूत काट देती या मकानों के फर्श की दीवारें लीप देती। लायलपुर का सही रास्ता किसी को मालूम न था। जगह जगह भटकते थे और पूछ पाछ कर दिनों की मंजिल हफ्तों में तय करते थे। 1.5-2 महीने की मुसाफत के बाद जड़ांवाला पहुँचे। पैदल चलने और मेहनत मजदूरी करने की मशक्क़त से सबके जिस्म निढाल और पांव सूजे हुए थे। यहाँ पर चंद माह के लिए पड़ाव डाला गया। नाना जो दिन भर गल्ला मंडी में बोरियां उठाने का काम करते, नानी चरखा काट कर सूत बेचती और माजी घर संभालती, जो एक छोटे सी झोपड़े की शक्ल में था। इन्हीं दिनों बकरीद का त्यौहार आया। नाना जी के पास चंद रुपए जमा हो गए थे। उन्होंने माँ जी को 3 आने बतौर ईदी दिए। जिंदगी में पहली बार माँ जी के हाथ इतने पैसे आए थे। उन्होंने बहुत सोचा, लेकिन इस रकम का कोई इस्तेमाल उनकी समझ में न आया। दिन भर में 1 आध रोटी नमक मिर्च की चटनी के साथ मैसर हो जाए तो ज़्यादा रुपए पैसे किस काम आए। यह तर्क सारी उम्र माँ जी की समझ में न आ सका। मरने के वक्त उनकी उम्र कोई 80 बरस की थी, लेकिन उनके नज़दीक 100 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये के नोटों में फ़र्क करना आसान काम न था। ईदी के 3 आने कई रोज़ माँ जी के दुपट्टे के कोने में बंधे रहे। जिस रोज़ वो जड़ांवाला से रुखसत हो रही थी, माँ जी ने 11 पैसे का तेल खरीदकर मस्जिद के चिराग में डाल दिया। बाकी 1 पैसा अपने पास रख लिया। इसके बाद जब कभी उनके पास 11 पैसे पूरे हो जाते, वो फ़ौरन मस्जिद में तेल भिजवा देती। सारी उम्र जुमेरात की शाम को वे इस अमल पर बड़ी खूबसूरती से पाबंद रहीं। रफ्ता रफ्ता बहुत सी मस्जिदों में बिजली आ गई, लेकिन लाहौर और कराची जैसे शहरों में भी उन्हें ऐसी मस्जिदों का इल्म रहता था जिनके चिराग अब भी तेल से रोशन होते हैं। वफ़ात की रात भी माँ जी के सिरहाने मलमल के रुमाल में बंधे हुए चंद आने मौजूद थे। गालबन ये पैसे भी मस्जिद के तेल के लिए जमा कर रखे थे, चूँकि वो भी जुमेरात की रात थी। इन चंद दानों के अलावा माँ जी के पास न कुछ और रकम थी, न कोई जेवर। दुनियावी सामानों में उनके पास गिनती की चंद चीज़ें थीं। 3 जोड़ी सूती कपड़े, 1 जोड़ा देसी जूता, 1 जोड़ा रबड़ की चप्पल,
एक ऐनक, एक अंगूठी जिसमें 3 छोटे छोटे फिरोजे जड़े हुए थे, एक जाए नमाज, एक तस्बीह, बाकी अल्लाह अल्लाह। पहनने के 3 जोड़ों को वो खास हिदायत से रखती थी, एक जिस्म पर, दूसरा अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखा रहता था ताकि इस्त्री हो जाए, तीसरा धोने के लिए तैयार। इसके अलावा अगर चौथा कपड़ा उनके पास आ जाता तो वो चुपके से एक जोड़ा किसी को दे देती थी। इसी वजह से सारी उम्र उन्हें सूटकेस रखने की ज़रूरत महसूस ही न हुई। लंबे से लंबे सफ़र पर रवाना होने के लिए उन्हें तैयारी करने में चंद मिनट से ज़्यादा न लगते थे। कपड़ों की पोटली बनाकर उन्हें जाए नमाज में लपेटा, जाड़ों में ऊनी फर्द और गर्मियों में मलमल के दुपट्टे को लपेटा और जहाँ कहिए चलने को तैयार। आखिरी सफ़र भी उन्होंने इसी सादगी से तय किया। मैले कपड़े अपने हाथ से धोकर तकिए के नीचे रखे, नहा धोकर बाल सुखाए और चंद ही घंटों में ज़िंदगी के सबसे आखिरी और सबसे लंबे सफ़र पर रवाना हो गईं। जिस खामोशी से दुनिया में रही थी, उसी खामोशी से दूसरी दुनिया को सुधार गईं। गालबन इसी मौके को वो अक्सर यह दुआ मांगा करती थी कि अल्लाह ताला हाथ पांव चलते चलाते उठा ले, अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे। खाने पीने में वो कपड़े लत्तों से भी ज़्यादा सादगी बरतती थी। उनकी सबसे पसंद गिज़ा मकई की रोटी धनिया पुदीने की चटनी के साथ थी। बाकी चीज़ें खुशी से खा तो लेती थी, लेकिन शौक़ से नहीं। तकरीबन हर निवाले पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। फलों में बहुत ही मजबूर किया जाए तो कभी कभार केले की फरमाइश करती थी। अलबत्ता नाश्ते में चाय के 2 प्याले और तीसरे पहर सादा चाय का 1 प्याला ज़रूर पीती थी। खाना सिर्फ एक वक्त ही खाती थी, अक्सर वह दोपहर को या कभी कभार रात को। गर्मियों में अमूमन मक्खन निकाली हुई पतली नमकीन लस्सी के साथ 1 आध चपाती उनकी महबूब खुराक थी। दूसरों को कोई चीज़ प्रेम से खाते देखकर खुश होती थी और हमेशा यह दुआ करती कि सबका भला, सबके बाद हमारा भी भला। खास अपने बच्चों के लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा। पहले दूसरों के लिए दुआ मांगती थी, उसके बाद अपने बच्चों या अजीज़ों का भला चाहती थी। अपने बेटों या बेटियों को उन्होंने कभी ज़बान से मेरे बेटे या मेरी बेटी कहने का दावा नहीं किया, हमेशा उनको अल्लाह का माल ही कहा करती थी। किसी से कोई काम लेना माँ जी को पसंद नहीं था। अपने सब काम वह खुद अपने हाथों से करती थी। अगर कोई मुलाजिम ज़बरदस्ती उनका कोई काम कर देता तो उन्हें एक अजीब किस्म की शर्मिंदगी का एहसास होने लगता था और वह सारा दिन उसे दुआएं देती रहती थी। सादगी और दरवेशी का यह रख रखाव कुछ तो कुदरत ने माँ जी के स्वभाव में पैदा किया था, कुछ यकीनन ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ने सिखाया था। जड़ावाला में कुछ अरसा ठहरने के बाद जब वह अपने वालिदैन और लायक भाइयों के साथ ज़मीन की तलाश में लायलपुर की कॉलोनी की तरफ रवाना हुई तो उन्हें कुछ मालूम न था कि उन्हें किस मुकाम पर जाना है और ज़मीन हासिल करने के लिए क्या कदम उठाना है। माँ जी बताया करती थी कि उस ज़माने में उनके जहन में कॉलोनी का ख्याल एक फरिश्ते की मानिंद बुज़ुर्ग का था जो कहीं बीच राह में बैठा ज़मीन के परवाने बांट रहा होगा। कई हफ्ते ये छोटा सा काफ़िला लायलपुर के इलाके में पैदल भटकता रहा, लेकिन किसी ढंग से उन्हें कॉलोनी का खिज़्र सूरत रहनुमा न मिल सका। आखिर तंग आकर उन्होंने चक नंबर 392 में, जो उन दिनों नया नया आबाद हो रहा था, डेरे डाल लिए। लोग झुंड के झुंड वहां आकर आबाद हो रहे थे। नाना जी ने अपनी सादगी में यह समझा कि कॉलोनी के आबाद होने का शायद यही तरीका होगा। चुनांचे उन्होंने एक छोटा सा अहाता घेर कर घास फूस की झोपड़ी बनाई और बंजर आरजी का एक टुकड़ा तलाश करके खेती की तैयारी करने लगे। इन्हीं दिनों महकमा माल का अमला पड़ताल के लिए आया। नाना जी के पास अलाटमेंट के कागज ना थे
चुनांचे उन्हें चक से निकाल दिया गया और सरकारी ज़मीन पर नाजायज़ झोपड़ा बनाने के जुर्म में उनके बर्तन और बिस्तर कुर्क कर लिए गए। अमले के एक आदमी ने चांदी की 2 बालियां भी माजी के कान से उतरवा ली। एक बाली उतारने में ज़रा देर हुई तो उसने ज़ोर से खींच ली, जिससे माजी के बाएं कान का निचला हिस्सा बुरी तरह से फट गया। चक नंबर 392 से निकलकर जो रास्ता सामने आया उस पर चल खड़े हुए। गर्मियों के दिन थे, दिन भर लू चलती थी। पानी रखने के लिए मिट्टी का प्याला भी पास न था। जहाँ कहीं कुआं नज़र आता, माँ जी अपना दुपट्टा भिगा लेती ताकि प्यास लगने पर अपने छोटे भाइयों को चुसाती जाएं। इस तरह चलते चलते वो चक नंबर 507 में पहुँचे, जहाँ एक जान पहचान के आबादकार ने नाना जी को अपना काश्तकार रख लिया। नाना जी हल चलाते थे, नानी मवेशियाँ चराने जाती थी। माँ जी खेतों से घास और चारा काटकर जमींदार के भैंसों और गायों के लिए लाया करती थी। इन दिनों उन्हें इतना सहारा भी न था कि एक वक्त की रोटी भी पूरी खा सके। किसी वक्त जंगली बेरों पर गुजारा करना होता था, कभी खरबूज के छिलके उबालकर खा लेते थे, कभी किसी के खेतों में कच्ची अंबिया गिरी हुई मिल गई तो उन्हीं की चटनी बना लेते थे। एक रोज कहीं से बथुए और कुल्फे का मिला हुआ साग हाथ आ गया। नानी मेहनत मजदूरी में लगी थी। माँ जी ने साग चूल्हे पर चढ़ाया। जब तक पककर तैयार हो गया और साग को अल्लन लगाकर घोटने का वक्त आया तो माँ जी ने डोर ऐसे जोर से चलाई कि हंडिया का पेंदा ही टूट गया और सारा साग बहकर चूल्हे में आ पड़ा। माँ जी को नानी से डांट भी पड़ी और मार भी। रात को सारे खानदान ने चूल्हे की लकड़ियों पर गिरा हुआ साग उंगलियों से चाट चाट कर किसी कदर पेट भरा। चक नंबर 507 नाना जी को खूब रास आया। चंद माह की मेहनत मजदूरी के बाद नई आबादकारी के सिलसिले में आसान किश्तों पर उन्हें एक मुरब्बा ज़मीन का मिल गया। रफ्ता रफ्ता दिन फिरने लगे और 2-3 साल में उनकी गिनती गांव के खाते पीते लोगों में होने लगी। जो जो बेफिक्री बढ़ती गई वैसे वैसे जन्म स्थान की याद सताने लगी। चुनांचे खुशहाली के 4-5 साल गुजारने के बाद सारा खानदान रेल में बैठकर मनीला की तरफ रवाना हुआ। रेल का सफ़र माँ जी को बहुत पसंद आया। वह सारा वक्त खिड़की से बाहर मुंह निकालकर तमाशा देखती रहीं। इस बीच कोयले के बहुत से कण उनकी आंखों में पड़ गए। इस वजह से कई रोज़ तक वह आंखों की तकलीफ से भी मुब्तला रहीं। इस अनुभव के बाद उन्होंने सारी उम्र अपने किसी बच्चे को रेल की खिड़की से बाहर मुंह निकालने की इजाज़त न दी। माँ जी रेल के 3rd क्लास जनाना डिब्बे में बहुत खुश रहती थी। हम सफ़र औरतों और बच्चों से फ़ौरन घुल मिल जाती थी। सफ़र की थकान और रास्ते की गर्दों का गुबार उन पर कुछ भी असर न होता था। इसके बरक्स ऊंचे दर्जों में वह अक्सर बेजार हो जाती। 1-2 बार जब उन्हें मजबूरन एयर कंडीशन डब्बे में सफ़र करना पड़ा तो वह थककर चूर हो गई और सारा वक्त कैदी की ज़िंदगी की तरह उन पर भारी गुजरा। मनीला पहुंचकर नाना जी ने अपना पैतृक मकान दुरुस्त कराया। अजीज़ व रिश्तेदारों को तोहफे दिए, दावतें हुई और फिर माँ जी के लिए वर ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया। इस ज़माने में लायलपुर के मुरब्बादारों की बड़ी धूम थी और उनकी गिनती खुशकिस्मत और बाइज़्ज़त लोगों में होती थी। चुनांचे चारों तरफ से माँ जी के लिए जगह जगह से पयाम आने लगे। यूं भी इन दिनों माँ जी के बड़े ठाट बाट थे। बिरादरी वालों पर रौब गांठने के लिए नाना जी उन्हें रोज़ नए कपड़े पहनाते थे और हर वक्त दुल्हनों के तरह सजा कर रखते थे। कभी कभार पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए माँ जी बड़े मासूम गर्व से कहा करती थी, उन दिनों मेरा तो गांव से निकलना तक दूभर हो गया था। मैं जिस तरफ से गुजर जाती लोग ठिठक कर खड़े हो जाते और कहा करते, यह ख्याल बख्श मुरब्बादार की बेटी जा रही है, देखिए कौन सा खुशनसीब इसे ब्याह कर ले जाएगा। माँ जी, आपकी अपनी नज़र में कोई ऐसा खुशनसीब नहीं था?
हम लोग छेड़ने की खातिर उनसे पूछा करते। तौबा तौबा, माँ जी कानों को हाथ लगाती। मेरी नज़र में कोई कैसे हो सकता था? हाँ, मेरे दिल में इतनी ख्वाहिश ज़रूर थी कि अगर मुझे ऐसा आदमी मिल जाए जो 2 हर्फ पढ़ा लिखा हो तो खुदा की बड़ी मेहरबानी होगी। सारी उम्र में गालबन यही एक ख्वाहिश थी जो माँ जी के दिल में खुद अपने लिए पैदा हुई थी। उनको खुदा ने यूं पूरा कर दिया कि उसी साल माँ जी की शादी अब्दुल्ला साहब से हो गई। उन दिनों सारे इलाके में अब्दुल्ला साहब की तूती बोल रही थी। वह एक अमीर घराने के चश्मो चिराग थे, लेकिन 5-6 वर्ष की उम्र में ही यतीम हो गए और कंगाल भी। जब बाप का साया सर से उठा तो यह मालूम हुआ कि बाप दादों की सारी ज़मीन रेहन पड़ी है। चुनांचे अब्दुल्ला साहब अपनी माँ के साथ एक झोपड़े में उठाए। ज़र और ज़मीन का यह अंजाम देखकर उन्होंने ऐसी जायदाद बनाने का फ़ैसला लिया जो महाजनों के हाथ गिरवी ना रखी जा सके। चुनांचे अब्दुल्ला साहब दिलो जान से तालीम हासिल करने में लग गए। वजीफ़े पर वजीफ़ा हासिल करके उन्होंने 2-2 साल के इम्तिहान 1-1 साल में पास करके पंजाब यूनिवर्सिटी के मैट्रिकुलेशन में अव्वल आए। इस ज़माने में गालबन ये पहला मौका था कि किसी मुसलमान विद्यार्थी ने यूनिवर्सिटी इम्तिहान में रिकॉर्ड कायम किया हो। उड़ते उड़ते ये खबर सर सैयद के कानों में पड़ गई, जो उस वक्त अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद रख चुके थे। उन्होंने अपना खास मुंशी गांव में भेजा और अब्दुल्ला साहब को वजीफ़ा देकर अलीगढ़ बुला लिया। यहाँ पर अब्दुल्ला साहब ने खूब बढ़ चढ़कर अपना रंग निकाला और बीए करने के बाद 19 बरस की उम्र में वहीं पर अंग्रेज़ी, अरबी, दर्शन और गणित के लेक्चरर हो गए। सर सैयद को इस बात की धुन थी कि मुसलमान नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ऊंची नौकरियों पर जाएं। चुनांचे उन्होंने अब्दुल्ला साहब को सरकारी वजीफ़ा दिलवाया कि वे इंग्लिस्तान जाकर ICS के इम्तिहान में शरीक हों। पिछली सदी के बड़े बूढ़े 7 समुंदर पार के सफ़र को एक अचानक आने वाली मुसीबत समझते थे। अब्दुल्ला साहब की माँ ने बेटे को विलायत जाने से मना कर दिया। अब्दुल्ला साहब की फरमाबरदारी आगे आई और उन्होंने वजीफ़ा वापस कर दिया। इस हरकत पर सर सैयद को बेहद गुस्सा आया और दुख भी हुआ। उन्होंने लाख समझाया बुझाया, डराया धमकाया, लेकिन अब्दुल्ला साहब टस से मस न हुए। क्या तुम अपनी बूढ़ी माँ को कौम की भलाई पर तरजीह देते हो? सर सैयद ने कड़क कर पूछा। जी हाँ, अब्दुल्ला साहब ने जवाब दिया। यह टका सा जवाब सुनकर सर सैयद आपे से बाहर हो गए। कमरे का दरवाज़ा बंद करके पहले उन्होंने अब्दुल्ला साहब को लातों, मुक्कों, थप्पड़ों और जूतों से खूब पीटा और फिर कॉलेज की नौकरी से बर्खास्त करके यह कहकर अलीगढ़ से निकाल दिया, अब तुम ऐसी जगह जाकर मरो जहाँ से मैं तुम्हारा नाम भी ना सुन सकूं। अब्दुल्ला साहब जितने सादतमंद बेटे थे उतने ही सादतमंद शागिर्द भी थे। नक्शे पर उन्हें सबसे दूर दराज का और दुर्गम मुकाम गिलगित नज़र आया। चुनांचे वह नाक के सीध गिलगित पहुँचे और देखते ही देखते वहाँ की गवर्नरी ओहदे पर कामयाब हो गए। जिन दिनों माँ जी की मंगनी की फिक्र हो रही थी, उन्हीं दिनों अब्दुल्ला साहब भी छुट्टी पर गांव आए हुए थे। किस्मत में दोनों का संयोग लिखा था। उनकी मंगनी हो गई और 1 माह बाद शादी भी ठहर गई, ताकि अब्दुल्ला साहब दुल्हन को साथ ही गिलगित ले जाएं। मंगनी के बाद एक रोज़ माँ जी अपनी सहेलियों के साथ पास वाले गांव में मेला देखने गई हुई थी। इत्तेफाक से या शायद जानबूझकर अब्दुल्ला साहब भी वहां पहुंच गए। माँ जी की सहेलियों ने उन्हें घेर लिया और हर एक ने छेड़ कर उनसे 5-5 रुपये वसूल कर लिए। अब्दुल्ला साहब ने माँ जी को भी बहुत से रुपये पेश किए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जब बहुत ज़िद की तो मजबूरन माँ जी ने 11 पैसों की फरमाइश की। इतने बड़े मेले में 11 पैसे लेकर क्या करोगी? अब्दुल्ला साहब ने पूछा। अगली जुमेरात आपके नाम से मस्जिद में तेल डलवा दूंगी, माँ जी ने जवाब दिया।
ज़िंदगी के मेले में भी अब्दुल्ला साहब के साथ माजी का लेन देन सिर्फ जुमेरात के 11 पैसों तक ही सीमित रहा। इससे ज़्यादा रकम ना उन्होंने मांगी ना अपने पास रखी। गिलगित में अब्दुल्ला साहब की बड़ी शान शौकत थी। खूबसूरत बंगला, लंबा चौड़ा बाग, नौकर चाकर, दरवाजे पर सिपाहियों का पहरा। जब अब्दुल्ला साहब दौरे पर बाहर जाते थे या वापस आते थे तो उनको 7 तोपों की सलामी दी जाती थी। यूं भी गिलगित का गवर्नर एक खास सियासी इंतज़ामी और समाजी सत्ता को कायम रखने वाला था। लेकिन माजी पर इन सारे जाहे जलाल का ज़रा भी असर न हुआ। किसी किस्म का छोटा सा माहौल उन पर असर अंदाज न होता था, बल्कि माजी की अपनी सादगी और खुद एतमादी हर माहौल पर खामोशी से छा जाती थी। इन दिनों सर मालकम हैली ब्रिटिश राज की तरफ से गिलगित की रूसी और चीनी सरहदों पर पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर नियुक्त थे। एक रोज़ लेडी हैली और उनकी बेटी माजी से मिलने आए। उन्होंने लेडी हैली से कहा, तुम्हारी उम्र तो जैसे गुजरनी थी वैसे गुजर गई, अब अपनी बेटी की अकाबत तो खराब ना करो। यह कहकर उन्होंने मिस हैली को अपने पास रख लिया और चंद महीनों में उसे खाना पकाना, सीना पिरोना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना सिखाकर माँ बाप के पास वापस भेज दिया। जब रूस में क्रांति हुई तो लॉर्ड किंचेज सरहदों का मुआयना करने गिलगित आए। उनके सम्मान में गवर्नर की तरफ से प्रीति भोज का इंतज़ाम हुआ। लॉर्ड किंचेज ने अपने भाषण में कहा, मिस्टर गवर्नर के जिस खानसामा ने ये खाने पकाए हैं, बराहे मेहरबानी मेरी तरफ से आप उनके हाथ चूम लें। दावत के बाद अब्दुल्ला साहब खुशी खुशी घर लौटे तो देखा कि माजी बावर्ची खाने के एक गोशे में चटाई पर बैठी नमक और मिर्च की चटनी के साथ मकई की रोटी खा रही हैं। एक अच्छे गवर्नर की तरह अब्दुल्ला साहब ने माजी के हाथ चूमे और कहा, अगर लॉर्ड किंचेज ये फरमाइश करता कि वह खुद खानसामा के हाथ चूमना चाहता है तो फिर तुम क्या करती? मैं? माजी ने तुनक कर कहा, मैं उसकी मूछें पकड़कर जड़ से उखाड़ देती। फिर आप क्या करते? मैं? अब्दुल्ला साहब ने ड्रामा किया। मैं उन मूछों को रुई में लपेटकर वायसराय के पास भेज देता और तुम्हें साथ लेकर कहीं भाग जाता, जैसे सर सैयद के यहाँ से भाग आया था। माजी पर इन बातों का कुछ भी असर नहीं होता था, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार, माँ भी रश्क हसद की इस आग में जल भुनकर कबाब हो गई, जो हर औरत का शबाब अधिकार है। गिलगित में हर किस्म के हुक्म गवर्नरी के नाम पर जारी होते थे। जब यह चर्चा माजी तक पहुंची तो उन्होंने अब्दुल्ला साहब से गिला किया, भला हुकूमत तो आप करते हैं, लेकिन गवर्नरी गवर्नरी कहकर मुझ गरीब के नाम बीच में क्यों लाया जाता है खामखा? अब्दुल्ला साहब अलीगढ़ के पढ़े हुए थे। मस्करेपन की रगें फड़क उठीं और अपेक्षा से फरमाया, भागवान, यह नाम तुम्हारा थोड़ी है, गवर्नरी तो दरअसल तुम्हारी सौतन है जो दिन रात मेरा पीछा करती रहती है। मजाक की चोट थी। अब्दुल्ला साहब ने समझा बात आई गई होगी, लेकिन माजी के दिल में गम बैठ गया। इस गम में वह अंदर ही अंदर कुड़ने लगी। कुछ अरसे के बाद कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह अपनी महारानी के साथ गिलगित के दौरे पर आए। माजी ने महारानी को अपने दिल का हाल सुनाया। महारानी भी सीधी साधी औरत थी, रास्ते से भटक गई। हाय हाय, हमारे राज में ऐसा जुल्म! मैं आज ही महाराज से कहूँगी कि वे अब्दुल्ला साहब की खबर लें। जब यह मुकदमा महाराज प्रताप सिंह तक पहुँचा तो उन्होंने अब्दुल्ला साहब को बुलाकर पूछताछ की। अब्दुल्ला साहब भी हैरान हुए कि बैठे बिठाए यह क्या मुसीबत आ पड़ी, लेकिन जब मामले की तह तक पहुँचे तो दोनों खूब हंसे। आदमी दोनों ही वज़ादार थे। चुनांचे महाराज ने हुक्म निकाला कि आइंदा से गिलगित की गवर्नरी को वज़ारत और गवर्नर को वज़ीर वज़ारत के नाम से पुकारा जाए।
1947 ईस्वी की आज़ादी की लड़ाई तक गिलगित में यही सरकारी संशोधन लागू थे। यह हुक्मनामा सुनकर महारानी ने माजी को बुलाकर खुशखबरी सुनाई कि महाराज ने गवर्नरी को देश निकाला दे दिया। अब तुम दूधो नहाओ पूतो फुलो। महारानी ने कहा, कभी हमारे लिए भी दुआ करना। महाराज और महारानी के कोई औलाद न थी, इसलिए वो अक्सर माजी से दुआ की फरमाइश किया करते थे। औलाद के मामले में माजी वाकई काफ़ी खुशनसीब थी। यह एक ऐसा सवालिया निशान है जिसका जवाब आसानी से नहीं सूझता। माजी खुद ही तो कहा करती थी कि उन जैसी खुशनसीब माँ दुनिया में कम ही होती हैं। लेकिन अगर सब्र व शुक्र, तस्लीम व रज़ा की ऐनक को उतार कर देखा जाए तो इस खुशनसीबी के पर्दे में कितने दुख, कितने गम, कितने सदमे नज़र आते हैं। अल्लाह मियाँ ने माजी को 3 बेटियां और 3 बेटे दिए। 2 बेटियां शादी के कुछ अरसे बाद ही एक के बाद एक फौत हो गईं। सबसे बड़ा बेटा ऐन जवानी में इंग्लिस्तान जाकर गुजर गया। कहने को तो माजी ने कह दिया कि अल्लाह का माल था, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन क्या वे अकेले में छुप छुप कर खून के आंसू रोया न करती होंगी। जब अब्दुल्ला साहब का इंतकाल हुआ तो उनकी उम्र 62 साल और माजी की उम्र 55 साल थी। तीसरे पहर का वक्त था। अब्दुल्ला साहब बान की खुरदुरी चारपाई पर आदत के मुताबिक गाँव तकिया लगाकर अध लेटे थे। माजी पायते पर बैठी चाकू से गन्ना छील छील कर उन्हें दे रही थी। वह मज़े मज़े से गन्ना चूस रहे थे और मजाक कर रहे थे। फिर यकायक वह गंभीर हो गए और कहने लगे, भागवान, शादी से पहले मेले में मैंने तुम्हें 11 पैसे दिए थे, क्या उनको वापस करने का वक्त नहीं आया? माजी ने नई नवेली दुल्हनों की तरह सिर झुका लिया और गन्ना छीलने में लग गई। उनके सीने में बैक वक्त बहुत से ख्याल उमड़ आए। अभी वक्त कहाँ आया सरताज, शादी से पहले 11 पैसों की तो बड़ी बात है, लेकिन शादी के बाद जिस तरह तुमने मेरे साथ निबाह किया उस पर मुझे तुम्हारे पाँव धोकर पीने हैं, अपनी खाल की जूतियाँ तुम्हें पहनानी हैं। अभी वक्त कहाँ आया मेरे सरताज। लेकिन यमराज के बही खाते में वक्त आ चुका था। जब माजी ने सर उठाया तो अब्दुल्ला साहब गन्ने का अंश मुंह में लिए गाँव तकिए पर सो रहे थे। माजी ने बहुत तेरा बुलाया, हिलाया, चुमकारा, पुकारा, लेकिन अब्दुल्ला साहब ऐसी नींद सो गए थे जिससे जागना कयामत से पहले मुमकिन नहीं था। माजी ने बाकी 2 बेटों और 1 बेटी को सीने से लगाकर कहा, तसल्ली दी, बच्चों रोना मत, तुम्हारे अब्बा जिस आराम से रहे उसी आराम से चले गए, अब रोना मत, उनकी रूह को तकलीफ़ पहुँचेगी। कहने को तो माजी ने कह दिया कि अपने अब्बा के याद में ना रोना, वरना उन्हें तकलीफ़ पहुँचेगी, लेकिन क्या वे खुद चोरी छुपे उस खाविंद की याद में न रोई होंगी जिसने 62 साल की उम्र तक उन्हें एक अल्हड़ दुल्हन समझा और जिसकी गवर्नरी के अलावा और कोई सौतन उसके सर पर लाकर नहीं बिठाई। जब वह खुद चल दी तो अपने बच्चों के लिए एक सवालिया निशान छोड़ गई जो क़यामत तक उन्हें अकीदत के बियाबान में भटकाए रखेगा। अगर माजी के नाम पर खैरात दी जाए तो 11 पैसे के आगे हिम्मत नहीं होती, लेकिन मस्जिद का मुल्ला परेशान है कि बिजली का रेट बढ़ गया और तेल की कीमत बढ़ गई। माजी के नाम पर फातिहा दी जाए तो मकई की रोटी और नमक मिर्च की चटनी आती है, लेकिन खाने वाले दरवेश कहता है कि फतेहा देने में पुलाव और जर्दे का इंतज़ाम लाजमी है। माजी का नाम आता है तो बेअख्तियार रोने को जी चाहता है, लेकिन अगर रोया जाए तो डर लगता है कि उनकी रूह को तकलीफ़ ना पहुँचे, और अगर ज़ब्त किया जाए तो खुदा की कसम ज़ब्त नहीं होता। तो ये थी कहानी माजी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफ़र में एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।